नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। कैसी चल रही है पढ़ाई। अच्छी चल रही है, चलनी भी चाहिए। लेकिन पढ़ाई करने का एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए और आप लोग तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो फिर अच्छी बात है। अगर तरीके से नहीं कर रहे हो, कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर का पूरा पहले बेसिक, पूरे फॉर्मूले, पूरे कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। क्यों डायरेक्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं है, तो फिर आपको बहुत दिक्कत जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन भाई हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सीधे एग्जाम में छप जाएंगे, तो ये बेवकूफी है। एग्जाम में बिल्कुल नहीं छपने वाले। हाँ, पूरा मतलब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो एग्जाम में क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो मैं बस वही कह रहा हूँ कि भाई आप लोग क्या करो, और ज्यादा किताब के चक्कर में पढ़ो, ज्यादा लोगों के चक्कर में पढ़ो। जहां से आपका जो कंटेंट पूरा मिल रहा है बस वहां से पकड़ो और उसको पूरा कवर करो, और कम से कम समय में उसको खत्म करना है हमको। ठीक है, और मैं आप लोग क्या कर रहा हूँ, आपके हर चैप्टर के पूरा बेसिक, पूरे कंसेप्ट, पूरे फॉर्मूले लेके आ रहा हूँ, और जितना मैं करवा रहा हूँ उसके अलावा आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस भी कितना करना है, अपने टाइम के हिसाब से, जितना आपके पास लग रहा है आपको टाइम है। ऐसे एक टॉपिक हमने उठाया, मान लो ट्राइंगल। अब ट्राइंगल ऐसे भाई आपको पता है कि उसमें कितने टॉपिक दिए, बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो बस अब इतना ही आपको ध्यान रखना है कि टॉपिक हमको उठाना है, तो उसमें ज्यादा नहीं, 15-20 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। ठीक है, एक टॉपिक उठाओ, एक टॉपिक पे 15-20 क्वेश्चन, क्योंकि वही क्वेश्चन उतने टाइप बनते हैं, उसके ज्यादा आपको ज्यादा लेवल पूछेंगे नहीं। ठीक है, तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि पूरा आप लोग क्या करिए, बेसिक पूरा करिए। बेसिक फॉर्मूले आपको जो वहां पर रटे होने चाहिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट करिए। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले, मैंने क्या हर टॉपिक को उठा रहा हूँ, मैं बताया था मैंने आप लोगों को, हर टॉपिक को मैं पूरा सिस्टमेटिक करवा रहा हूँ। पहले पूरा बेसिक, पूरे फॉर्मूले, पूरा आपके लिए जो डेटा है पूरा इकट्ठा लेके आता हूँ मैं, और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। जितने सफिशिएंट होना चाहिए उतना ही करते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ी फालतू। चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। तो इसके जो भी पूरे कंसेप्ट हैं, समरूप, समरूपता है ना, उनके गुण वगैरह होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, पूरा हम पढ़ने वाले हैं। और अगर आप ये पढ़ लोगे, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, देखना एक अलग ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आ जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा कि आप कहोगे यार हाँ सच में। तो पहले आप ये चीज करके देखो। आप लोग क्या कर रहे हो मुझे पता है, जहां तक आप लोग डायरेक्ट सीधे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, बेस नहीं पढ़ा, बेस क्लियर नहीं है, लेकिन शुरू हो जाते हो। ऐसा नहीं करो आप लोग। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज क्या होता है। भाई आप सब जानते हैं त्रिभुज, तो आप लोग जानते हैं त्रिभुज में क्या होता है, तीन भुजाएं होती हैं, तीन हमारे कोण होते हैं। ठीक है, और कैसा बनता है वो तो आप सबको पता ही है, खैर इसमें बताने वाली कोई बात तो है नहीं। ठीक है भाई, ट्राइंगल में हमारा क्या होता है, तीन साइड होती है और तीन हमारे क्या होते हैं, एंगल होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम पढ़ रहे हैं, समरूपता क्या होती है भाई। ठीक है, तो वे सभी आकृतियां जिनका क्या, जो आकार, आकार का मतलब होता है शेप, शेप समान हो, बाकी सब चीजें अलग होती है, वो आकृतियां कहलाती हैं हमारी समरूप। ऐसे मान लो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल हमने और बना दिया छोटा। ठीक है, इसका माप अलग है, इसकी माप अलग है, पर आप देखो दोनों का शेप एक जैसा है, शेप एक जैसा ही है। ए भी ऐसा बना हुआ है ट्रायंगल के शेप का, ये भी बना हुआ है ट्रायंगल के शेप का। ठीक है, तो मतलब शेप देखो, ये वृत्त है, ये बड़ा है और ये हमारा क्या छोटा है, पर दोनों का शेप कैसा है, शेप दोनों गोल है ना। तो मतलब ये आकृति हमारी क्या कहलाती है, समरूप कहलाती है। क्या कहलाती है, समरूप। ठीक है, वर्ग, वर्ग में भी क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है भाई। ये छोटा वर्ग हो गया, बड़ा वर्ग ले लो, इसमें हमने क्या है, चारों भुजाएं बराबर ले लो। ये हमारे क्या है, ये सब समरूप है। क्या है, समरूप है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो इसमें लिखा है आकार शेप हो, बाकी सब चीजें क्या हो, अलग अलग हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे समरूप कहलाते हैं। क्लियर है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं समरूपता क्या होता है। समरूप सर्वांग सम, सॉरी सर्वांग सम क्या होता है, इनका गुण है वो समरूपता कहलाता है, उसको नहीं। सर्वांग सम क्या कहलाती है, तो वे आकृतियां जिनका आकार, माप, परिमाण सब कुछ समान हो। सब कुछ मतलब अगर ये मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये 2 है, ये 2 है, तो जो अगला ट्रायंगल बनने वाला उसकी भी भुजाएं क्या है, 2-2 ही होना चाहिए। मतलब सब कुछ समान, कोण यहाँ समान, यहाँ कोण जितना है उतना यहाँ होना चाहिए, यहाँ है उतना यहाँ होना चाहिए, यहाँ है उतना यहाँ होना चाहिए, तीनों भुजाएं बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब सब कुछ बराबर हो, माप, परिमाप, परिमाण, जो भी कुछ है भाई, विस्तार, मतलब शेप वगैरह सब चीजें, तो वो हमारा कलर सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। मतलब इतना तो क्लियर समझ गए ना आप लोग, कि शेप सिर्फ समान हो तो वो क्या होते हैं, समरूप, और सर्वांग सम में सब कुछ समान होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। और इसके बाद बहुभुज की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध। बहुभुज मतलब क्या होता है भाई, बहुभुज मतलब जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज कितनी भुजाएं, तीन भुजाएं हैं। बहुभुज, भुज मतलब भुजाएं, तीन भुजाएं, चार भुजाएं भी होती है भाई, पंच भुजा, पांच भुजाएं भी होती है। ये सब क्या बहुभुज होते हैं, मतलब एक रेखाखंड से बने होते हैं, रेखाखंडों से, जितने रेखाखंडों से बने होते हैं इसमें सब क्या होते हैं, बंद आकृति होती है। कैसी होती है, बंद आकृति को क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। ठीक है, रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। क्लियर है,
अब इनकी समरूपता के क्या प्रतिबंध, मतलब बहुभुज है वो समरूप कब होंगे? तो दो कंडीशन ध्यान रखना, मैंने बताया था हमें कि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। संगत कोण मतलब कि ये मेरे कहने का, जैसे ये मान लो ट्राइंगल है आपका, एक ट्राइंगल आपका और बना दिया हमने, तो यहाँ पर ये संगत कोण, ये वाला कोण इस कोण के, ये वाला कोण इस कोण के, ये वाला कोण इस कोण के, ठीक है, मतलब बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, तो समरूप होंगे, ठीक है। और यह संगत भुजा है, संगत भुजा मतलब ऐसे मान लो ये ट्राइंगल आपका एबीसी है और ये मान लो आपका कौन सा है, डीईएफ है। चलो यहाँ पर दोबारा बना देता हूँ। देखिए, से यहाँ पर मैंने दो ट्राइंगल लिए, एक मैंने ले लिया यहाँ पर मान लो एबीसी, ठीक है भाई, एबीसी, एक ले लिया मैंने कौन सा, डीईएफ, ठीक है, दो ट्राइंगल ले लिए। इनकी संगत भुजा, संगत का मतलब होता है ये ए बी है तो इसकी संगत कौन सी होगी, डीई होगी, तो ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डीई, ये संगत का है। ये बीसी है तो बीसी संगत कौन सी होगी, ई एफ, बीसी की संगत कौन सी होगी, ई एफ, ये ई एफ हो गई। और ये हमारी कौन सी है, एसी, एसी संगत कौन सी, डी एफ, एसी के संगत हमारी कौन सी जाएगी, डी एफ। तो संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, मतलब बराबर लगा हुआ है, समान अनुपात में हो या फिर संगत कोण बराबर हो, तो हम बोल देंगे कि आकृति कैसी, हमारी बहुभुज कैसा है, समरूप है। आवश्यक अभिलाषित गुण क्या होते हैं, वही कोण 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 समरूपता, यानी तीनों कोण समान हो, भुजा 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 तीनों भुजाएं समान हो, या मतलब समान अनुपात में हो, और फिर भुजा कोण भुजा मतलब दो भुजाएं और एक कोण समान हो, ठीक है, तो हम बोल देंगे बहुभुज कैसे हमारे समरूप है। अब एक हमारी प्रमेय होती है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, जिसे हम थेल्स प्रमेय बोलते हैं। थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, ये आपको आना चाहिए क्योंकि इससे हमारे के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली आपसे कुछ बना के घुमा के पूछ सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय क्या होती है, इसका कथन क्या है, तो थेल्जी ने जो प्रमेय दी थी उन्होंने क्या बोला था कि एक त्रिभुज में, एक कोई ट्राइंगल है, मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज में हमको पता है तीन भुजाएं होती है, कितनी भुजाएं होती है, तीन। तो यहाँ पर एबीसी हो गया, हमको रहे त्रिभुज में एक भुजा मान लो हमने ले ली बीसी, एक भुजा के समांतर जो खींची गई ये रेखा है, ठीक है, वो क्या करेगी, अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो कौन सी, ए बी और ए सी, मान लो यहाँ पर डी है, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, समान अनुपात में विभक्त करती है या बांटती है, कुछ भी बोल दो, यानी ए डी अपॉन डी बी बराबर ए अपॉन ए सी लिखा भी है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में व्यक्त करती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि डीई समांतर बीसी है, अगर डीई समांतर बीसी है तो क्या होगा, जो अनुपात है एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन ई सी, ए अपॉन ई सी, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है भाई, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ए डी, ए बी अपॉन ए डी और ए सी अपॉन ए सी, इधर जो ले रहे हैं वो यार पास आपको ध्यान लेना है, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका विलोम क्या कहता है, विलोम उल्टा कहता है, विलोम ये कहता है कि अगर अनुपात में है भुजाएं तो फिर क्या होगा, ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी, उसमें समांतर पहले बोलते हैं, इसमें बोलते हैं एक भुजा के समांतर रेखा है तो अनुपात में समान अनुपात में बांटती है, इसमें उल्टा है कि समान अनुपात में बांटती है कोई रेखा तो समांतर होती है तीसरी रेखा की, बस इतना सा फर्क है बस, ठीक है। इसका प्रभाव करते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस सबको जानते हो, आप लोग सब जानते हो, सबसे बड़ी भुजा जो होती है, कर्ण का वर्ग होता है वो शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, सबको पता है, बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग क्या होता है, शेष दो भुजाएं लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। और विलोम, विलोम उल्टा होता है, ऐसे इसमें ध्यान रखना है कि पाइथागोरस में पहले कोण 90 डिग्री होता है, पहले कोण 90 डिग्री होता है, तो बोलते हैं समकोण त्रिभुज में, किसमें, समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब 90 में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग या बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और विलोम में क्या बोलते हैं, विलोम में बोलते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग अगर अन्य दो भुजाओं के वर्ग बराबर हो तो बड़ी भुजा के सामने कोण समकोण होता है, इसमें समकोण बाद में बोलते हैं, बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ एक प्रमेय और दी है, यदि एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाले सिर से कर्ण पर लंब डाला जाए, मतलब ये समकोण त्रिभुज बना दिया उनने, ये बोला समकोण त्रिभुज बना दो भाई, ठीक है, ये बना दिया हमने, मान लो एबीसी समकोण है, ठीक है, ये समकोण है, 90 बनाते समकोण है, इसके समकोण वाले सिर से सम्मुख भुजा पर यानी कर्ण पर लंब डाला जाए, लंब मतलब ये हमने लंब डाल दिया, तो ये बोल रहे हैं ये सब ट्रायंगल जो है वो आपस में क्या समरूप होते हैं, मतलब ये ट्रायंगल इसके समरूप होगा, ठीक है, ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाला ट्रायंगल वो इन दोनों के समरूप होगा, ये वाला सब बड़े की होगा, ये छोटा वाला भी बड़े होगा, सब आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। एक हमारी होती है अधिक कोण प्रमेय, अधिक कोण त्रिभुज प्रमेय क्या होती है, इसमें अगर एक अधिक कोण हो, जैसे मान लो एक अधिक कोण इस टाइप से, ये अधिक कोण हो, अगर अधिक कोण हो तो यहाँ पर आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है, एडी लंब बीसी है, जैसे मान लो ये ए बी सी और ये एडी हमने लंब ले लिया, इस पर बीसी इसको बढ़ा के आगे बढ़ा के ले लिया लंब,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आपको याद कर लेना स्टेटमेंट। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2BC इंटू बी डी। ये आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2BC इंटू बी डी। और एक होता है नील कोण, नील कोण में ये ट्राइंगल छोटा बनता है, 90 डिग्री से कम बनता है। किस पर, कोण बी पर, है ना, कोण बी पर ये 90 डिग्री ट्राइंगल है। यहाँ पर यहाँ लंब डाल दिया हमने एडी, तो यहाँ पर लंब डाल दिया, तो ये भी यहाँ पर भी वही है, बस यहाँ पर क्या करना है, प्लस की जगह माइनस कर देना है, ठीक है, वही स्टेटमेंट है आपका। ठीक है, एक हमारी होती है अपोलोनियस प्रमेय होती है, इसको भी आप ध्यान कर लेना कि अगर तो एबीसी में मध्य का एडी हो तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2 कोष्टक में एडी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ हमारे मेन पॉइंट हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ये तो बहुत आईएमपी पॉइंट है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव आना भी है आपका, और वही क्वेश्चन के अलावा आने के अलावा आपसे क्वेश्चन बनेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। मान लो दो समरूप त्रिभुज हमारे कैसे समरूप होते हैं, यहाँ पर हमने दो त्रिभुज ले लिए, हमने बोला है समरूप है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, मान लो DEF। चलो, दो समरूप त्रिभुज हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF का क्षेत्रफल। ठीक है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के, संगत भुजा कौन सी है, AB के कौन सी, DE, AB कौन सी है, DE, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसके होगा तो BC और EF के भी होगा, BC और EF के भी होगा, और एक और होगा कौन सा, AC और DF के भी होगा, AC के स्क्वायर और DF के स्क्वायर के बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चनों में लगाते हुए। ठीक है, कि दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और सेम यहाँ पर संगत शीर्ष लंब या ऊंचाई बोल दो, उनके भी वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो ट्राइंगल है, यहाँ पर शीर्ष लंब है या ऊंचाई है, तो इनके ऐसे मान लो ए ले लो, AP और ये DQ ऐसे ले लो, तो इनके AP का स्क्वायर अपॉन DQ का स्क्वायर इनके अनुपात के बराबर नहीं होता है। दो त्रिभुज समरूप है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाई या फिर शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है, और भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है। किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण का समद्विभाजक समभुजा को शेष भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कोई ट्राइंगल है, उसके शीर्ष कोण का जो समद्विभाजक है, ठीक है, यहाँ से मान लो ये ट्राइंगल ABC है, यहाँ पर ये समद्विभाजक AD है, तो ये इस भुजा को BD और DC क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब इसको बराबर भाग में बांटता है। ठीक है, समभुजा को समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो, ये तो मैंने बता दिया था, लंब डाला जाए तो क्या होता है, त्रिभुज परस्पर क्या होते हैं, मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं, है ना, गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है, याद कर लेना। सर्वांगसम आकृति, ये बहुत पॉइंट IMP है, समरूप होती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि समरूप है तो वो सर्वांगसम ही हो। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई आकृति हमारी सर्वांगसम है तो पक्का वो समरूप तो होगी भाई। सर्वांगसम में क्या होता है, सब कुछ समान होता है, जब सब कुछ समान है तो फिर आकार समान तो होगा ही होगा, मतलब सर्वांगसम है तो समरूप तो पक्का होगी, लेकिन समरूप है तो सर्वांगसम हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या 4 पॉइंट कुछ और भी है। दो रेखाखंड क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, वर्ग समरूप होते हैं, वृत्त समरूप होते हैं, मैं बताया था आप लोगों को, क्योंकि इनके क्या होता है, इनका आकार सबका सेम होता है, समबाहु त्रिभुज का भी आकार सेम होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके कुछ पॉइंट, वही बहुभुज क्या होता है बताया था, रेखाखंडों से बनी साधारण वक्र बंद आकृति को क्या बोलते हैं, बहुभुज, है ना, रेखाखंडों से बनी होती है, इसमें तीन भुजा हो सकती हैं, 4 भुजा हो सकती हैं, ठीक है, 5 हो सकती है, ये सब क्या है हमारे, ये बहुभुज है, क्योंकि बंद आकृति है और रेखाखंडों से बनी है। त्रिभुज आप जानते हैं 3 भुजा होती है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है सब जानते हो, इस त्रिभुज की क्या है, तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है, समबाहु में तीनों अलग हो, समद्विबाहु में 2 भुजाएं समान हो। ठीक है, समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। समद्विबाहु समकोण का मतलब है कि भाई समकोण भी हो और 2 भुजाएं बराबर भी हो, समकोण भी हो और 2 भुजाएं कैसी हो, बराबर भी हो। तो भाई वो तो सिंपल सी बात है कि कर्ण तो बराबर हो नहीं सकता, कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो लंब आधार क्या होंगे, बराबर होंगे। अब लंब और आधार बराबर होंगे तो आपसे पूछ सकते हैं बताओ कोण कितना होगा, यहाँ पर कोण होगा 45, ये भी कोण कितना होगा 45, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है, दोनों कोण बराबर होंगे। और ये तुम्हारा 90 पहले से ही, क्योंकि समकोण है, 90 और 90 के तो 180 हो गए, और हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में एक समकोण तो है, एक कोण 90 है, तो शेष 2 कोण कौन से होते हैं, 45 होंगे। ठीक है भाई, ठीक है, समकोण तो जानते हैं 90 कोण हो, नील कोण जानते हो 90 से छोटा हो, कोण 90 से बड़ा हो, और समकोणी त्रिभुज यानी समान कोण, यानी कि
अगर दो त्रिभुज है उनके कोण समान हो, संगत कोण क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समकोणिक त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप आप जानते ही हो। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज का परिमाप बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारी ट्राइंगल है एबीसी और यहाँ पर हमें निकालना है त्रिभुज का परिमाप, तो क्या कर दो, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, ए बी बी सी सी, तीनों जोड़ दोगे तो हमारा क्या जाएगा, परिमाप आ जाएगा। ठीक है, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। त्रिभुज का शीर्षलंब क्या जानते हैं आप, त्रिभुज के शीर्ष से समभुजा पर डाला गया लंब को क्या बोलते हैं, त्रिभुज का शीर्षलंब। ये त्रिभुज है, इसके शीर्ष से समभुजा पर डाला गया लंब हमारा क्या कहलाता है, शीर्षलंब। मध्य का आप जानते हैं त्रिभुज के सामने समभुजा के मध्य बिंदु से, समभुजा का जो मध्य बिंदु हो यहाँ पर, एक त्रिभुज है मान लो, समभुजा मध्य बिंदु है, यहाँ से मिला हुआ इसको तो क्या बोलते हैं, इसको मध्य का बोलते हैं। ठीक है, कोण समद्विभाजक आप जानते ही हो, कोई शीर्ष कोण का समद्विभाजक मतलब कोण को समान भागों में बांटता हो। ऐसे ये मान लो ट्राइंगल है, यहाँ एक कोण इसको बराबर भागों में बांट रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, कोण का समद्विभाजक। ठीक है, अगर एक बहुभुज दूसरे बहुभुज के दूसरा तीसरे के बराबर हो तो पहला वाला भी क्या तीसरे के बराबर होता है। ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, पर केंद्र आप जानते ही हो कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक, त्रिभुज है हमारा, एक त्रिभुज है हमारा ये, इनकी भुजाओं के, किसके, भुजाओं के, किसके भाई, भुजाओं के, भुजाओं के हम क्या खींचते हैं, लंब समद्विभाजक आप जानते ही हो, इसका भी खींचेंगे। ठीक है, इसका भी खींचेंगे जहां पर ये मिलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक क्या कहलाते हैं, परिकेंद्र। और अंतःकेंद्र क्या कहलाते हैं, त्रिभुज के कोणों के, इन कोणों के, इसके भाई कोणों के, किसके, कोणों के समद्विभाजक। समद्वि मतलब होता है समान दो भागों में, यहाँ कोणों की, इस कोण का ये हो गया, इस कोण का ये हो गया, इस कोण का ये हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अंतःकेंद्र। ठीक है, लंब केंद्र क्या होता है, त्रिभुज के शीर्ष लंब जिस बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद। शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से समभुजा पर डाला गया लंब, त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से समभुजा पर डाला गया लंब, समभुजा पर क्या कहलाता है, लंब केंद्र। ठीक है, और मध्य का आप जानते हैं त्रिभुज में समभुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यहाँ पर इसको मिला दो, मध्य बिंदु इसका बिंदु से मिला दो, इसके सिमिलर जहाँ मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मध्य का। केंद्र आप जानते ही हो, मध्यकाओं का परिचय बिंदु। ठीक है, शीर्ष लंब, त्रिभुज के शीर्ष से समभुजा पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पूरा ट्रायंगल का पूरा थ्योरी हो गई, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गए। ट्रायंगल में इससे कुछ बनता नहीं है। ठीक है, फिर इसके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन एमसीक्यू लेके आएंगे, इस क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लगी थोड़ी भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और मिलते हैं क्लास में।